हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे और त्योहार का भी सीजन जो है आ चुका है, त्योहार आ ही चुके हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों का डिस्टर्ब भी होएगा, लेकिन ये है कि त्योहार तो चलते रहेंगे। अपनी पढ़ाई का जो है कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिएगा, उसे तोड़िएगा मत, ठीक है। तो आज बात करते हैं, अपना जो आज का टॉपिक है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। क्योंकि जो आज का सिस्टम है वो कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, ठीक है। आज हम बच्चे को देखकर बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा जो है प्रोवाइड करते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो यहाँ पे सबसे पहले जो है परिचय होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है, किस प्रकार इसके मतलब क्या इसका मतलब है। फिर बात करेंगे हम बाल केंद्रित शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे हम शिक्षण के सिद्धांत की। बाल केंद्रित शिक्षण में जब हम बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो वो कौन से सिद्धांत हैं जिनका हम पालन करेंगे, जिनको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षक की भूमिका जो है बाल केंद्रित शिक्षा में किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार की आपकी शिक्षक की भूमिका होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा है और एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, उन दोनों में अंतर देखेंगे, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस रहे हैं, किस किस आधार पर जो है बाल केंद्रित शिक्षा को ज़्यादा अच्छा बताया गया है, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा की और उसके महत्व की। जो प्रोग्रेसिव हमारी एजुकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, एसएसए हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील हो गया, एमडीएम, आरटीई, जो राइट टू एजुकेशन आपका एक्ट है, जो आपका अधिनियम है, सॉरी, वो 2009 वाला, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। बात करेंगे फिर हम नेशनल करिकुलम, जो फ्रेमवर्क हमारा होता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो हमारी 2005 की है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो शिक्षा की व्यवस्था को किस प्रकार से डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एट ए ग्लांस कि हम आज क्या क्या डिस्कशन करते हैं। जल्दी अपने चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जो है बाल केंद्रित शिक्षा। नाम से ही पता चल रहा है कि जो बच्चे को केंद्र मानती हो वो शिक्षा क्या कहलाएगी, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी, ठीक है। समर्थक की बात करें तो जॉन ड्यूवी जो प्रगतिशील शिक्षा के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो है कार्य उनके लिए जाने जाते हैं। इनका मानना था कि जो शिक्षा है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो बच्चे की जो जन्मजात उसमें निहित हैं वो शक्तियां, उनका विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और वो उद्देश्य जो है किस प्रकार पूरा होगा, जब हम बच्चे को उसी के अनुरूप शिक्षा दे पाएंगे तभी तो हम कर पाएंगे, वरना अगर हम थोपते जाएंगे उस पर तो ना तो हमें ये पता चल पाएगा कि उसका रुझान उस तरफ है या नहीं है, बच्चा उसमें रुचि ले रहा है, बच्चा उसको कितना सीख पा रहा है, तो हम उन चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाएंगे और शिक्षा जो है व्यर्थ चली जाएगी, जो शिक्षण की प्रक्रिया हमने की है। तो जॉन ड्यूवी जो थे वो कहते हैं कि बच्चा मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा बच्चे को ध्यान में रखकर ही देनी चाहिए। रखकर देनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए पाश्चात्य समर्थक। अगर बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन देते हैं, वो आपने नाम सुना होगा गिज्जू भाई का। गिज्जू भाई जो है वो कहते हैं कि अगर हम बच्चे की आवश्यकताओं को, उसकी रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं देंगे, हम उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारी शिक्षण व्यवस्था बेकार है, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कौन थे? गिज्जू भाई। बात करें बाल केंद्रित शिक्षा आखिर है क्या, कि जो शिक्षा व्यवस्था बच्चे की रुचि, उसकी आवश्यकताओं और उसकी अक्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देने का कार्य करती है, वो व्यवस्था हमारी क्या कहलाएगी, वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी, ठीक है। बात करें अगर जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे इतना खास बनाती हैं, ठीक है।
पहला हम बात करते हैं केंद्र बिंदु जो है बालक होगा शिक्षा का, जो जॉन डीवी हैं, आपके नाम में ही इंक्लूड है कि जो बच्चा है वो केंद्र होगा शिक्षा का। आप जो है उस पर कोई भी चीज़ थोपेंगे नहीं, उसकी आवश्यकताओं का आप ध्यान रखेंगे, मतलब जो बच्चा चाहता है उसके अनुरूप आप शिक्षा देंगे, ठीक है। पूरी शिक्षा की व्यवस्था जो की जाएगी वो किसको ध्यान में रखकर की जाएगी, वो बच्चे को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो रुचि और अक्षमता का हम बच्चे की ध्यान रखेंगे। जब हम शिक्षा का वातावरण तैयार कर रहे हैं, वो माहौल बना रहे हैं कि उसमें हम शिक्षण की प्रक्रिया करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या ध्यान रखेंगे कि बच्चे की रुचि क्या है और बच्चे की अक्षमताएं क्या हैं, हम वो उसे मतलब किस प्रकार तो हम सिखा सकते हैं और वो क्या सीख सकता है, हम ये सब चीजें वो जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दैनिक समस्याओं का निदान करेंगे। बच्चा है किस कारण से नहीं सीख पा रहा है, उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या उसे कोई वातावरण संबंधी समस्या है, उसके परिवार में कोई समस्या है जिस कारण से उसके सीखने में जो है पठार की स्थिति बनी हुई है या जो है सीखने का वक्र उसका उतार चढ़ाव वाला हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हम उसकी समस्याओं का निदान करेंगे, उसकी जो गतिविधियां हैं हम उनका आकलन करेंगे कि वो किस प्रकार से और किस कारण से वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि जो बच्चा है उसकी दैनिक समस्याओं का, दैनिक गतिविधियों का उसका ध्यान रखा जाए और उन समस्याओं का निराकरण किया जाए, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण, अब व्यक्तिगत शिक्षण क्या है कि हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चे की जो क्लास में भी देखा जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक शब्द, अभी हम नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा तो व्यक्तिगत विभिन्नता ही रहेगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चा है ना, सब हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी सीखने की गति अलग होती है, उसकी रुचि अलग होती है, उसकी क्षमता अलग होती है। एक बच्चा जल्दी सीख जाता है, एक बच्चे को थोड़ा समय लगता है, स्लो लर्नर होते हैं और एक फास्ट लर्नर होते हैं, तो हम उन सब के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को सिखाते चले जाएंगे। यही आपका क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण पर हम बल देंगे, यानी कि आपको कक्षा के सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है। अगर एक बच्चा पीछे है, वो सीखने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप उसको मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको भी सिखाकर साथ लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि बच्चे में आत्मविश्वास की भावना पर बल देती है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो बच्चे में क्या करती है कि आत्मविश्वास की भावना पर बल देती है। आप उसको खुला छोड़ देंगे, आप उसको उसकी मर्जी से जब करने देंगे, तो बच्चा जब एक छोटी सी प्रक्रिया पूरी करेगा, उसका रिजल्ट जो है उसे सकारात्मक दिखेगा, तो उसमें क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, यानी कि जो बच्चे में है आत्मविश्वास की भावना डेवलप हो रही है। और ये कौन देता है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का कार्य करती है, उस पर जोर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे पॉइंट की। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, हस्तपरक गतिविधियों पर बल देती है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है हस्तपरक गतिविधियों पर बल देती है, यानी कि करके सीखना। जब बच्चा कोई काम खुद से करता है तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से और स्थायी रूप से सीख पाता है। करके सीखने पर बल देती है। हस्तपरक जो हम हाथों से करते हैं, ठीक है, यानी कि हम उसमें जो अपनी इंद्रियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर पा रहे हैं। हम कोई काम करते हैं, अगर हम व्याख्यान विधि से पढ़ रहे हैं तो हमारी जो श्रवणेंद्रियां हैं, जो हमारे कान हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर हम कोई चीज़ देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें हमारी एक्टिव रहती हैं, एक आँख हो गई और एक कान हो गए। जब हम हस्तपरक गतिविधियाँ करते हैं तो जो हमारी सेंसेस होती है ना, जो मतलब हमारी क्या बोल सकते हैं, स्किन जो है वो भी, हमारे फिंगर्स जो हैं वो सब एक्टिव रहते हैं और हमारी ज़्यादा जो इंद्रियां हैं वो काम में आती हैं, इसलिए हमारा जो सीखना होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है और हम अच्छे से उसको सीख पाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो कहती है कि आप बच्चे को वो गतिविधियां कराइए जो हस्तपरक हो, जो वो करके सीख सकता है। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ अगर आप अपने करिकुलम में रखेंगे तो बच्चा जो है ज़्यादा सीख पाएगा और उसका जो सीखना होगा वो भी कैसा होगा, स्थायी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होता है। लचीला से मतलब क्या है कि जो लचीला होता है वो परिवर्तनशील होता है। अगर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया और वही 100 साल तक चलेगा, नहीं।
आप उसको टाइम टू टाइम जैसी आवश्यकता है, जैसी आपकी नीड है, जैसे आपके बच्चों की नीड है, उस तरह का हम करिकुलम है अपना, जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो हम सेट कर सकते हैं। इसीलिए जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम कैसा होता है, लचीला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा में यूज की जाती हैं। अमनोवैज्ञानिक जो शिक्षण विधियां हैं वो यहाँ पे यूज नहीं होती हैं। आपको बच्चे को इस तरह से इंक्लूड करना है, आपको इस तरह से उसको समावेशित करना है कि वो बच्चा जो है हर तरीके से ज़्यादा सीखने का प्रयास करे। आप उसको मारपीट नहीं सकते, आप उस पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपेंगे, आप उसको खुलकर, आपको स्वतंत्र छोड़ने की जो है आपकी प्राथमिकता रहेगी ताकि वो अच्छे से सीख पाए। ठीक है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ होंगी। आप प्रोजेक्ट विधि अपना सकते हैं, आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं, TLM यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चे की इंद्रियां जब सबसे ज्यादा यूज करने के लिए प्रभावशाली हो और कारगर सिद्ध हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि आप अनुशासन की व्यवस्था कीजिए। और अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, अनुशासन इस प्रकार का होना चाहिए जैसे स्व अनुशासन होता है, जब बच्चा खुद से अनुशासित हो। आप इस तरह का वातावरण क्रिएट कीजिए कि आपको कोई भी चीज जबरदस्ती ना करनी पड़े और बच्चे को प्रेरित कीजिए कि वो स्व अनुशासित हो सके। ठीक है, फिर आपका जो है मूल्यांकन पर जोर देती है, आप उसका समय समय पर मूल्यांकन करते रहिए। आप देखिए कि बच्चा आपका जो आप सिखाना चाह रहे थे उसने वो सीखा है या नहीं सीखा है, किस स्तर का उसने सीखा है और क्या वो नहीं सीख पाया, उसमें क्या कमी रह गई, क्या उसका कारण रहा। आप उसका फिर निदान करेंगे, आप उसको जो है निराकरण उस समस्या का करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, अब बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण की जो व्यवस्था है वो किन सिद्धांतों का पालन करती है, और एक शिक्षक के रूप में आप अगर बाल केंद्रित शिक्षा को फॉलो करते हैं तो किन सिद्धांतों का आपको पालन करना होगा या करना चाहिए। सबसे पहला बात करें चयन का सिद्धांत, यानी कि जो आपको विषय वस्तु पढ़ानी है विषय वस्तु जो है आपकी, उसका चयन आप बच्चे की योग्यता और उसकी रुचि रुझान के अनुरूप ही आप उसका सिलेक्शन करेंगे, आप उसका चयन करेंगे। विषय वस्तु का जो चयन होगा वो किसके अनुरूप होगा, बच्चे की योग्यता, बच्चे की योग्यता, उसकी अक्षमता के आधार पर आप करेंगे। ठीक, के आधार पर। ठीक है, मान लीजिए आप क्लास में गए, आपको ज्योग्राफी पढ़ानी थी। ठीक है, आपका कोई भी टॉपिक रहा होगा तो, और आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं थके हुए हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप अपना घंटा वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। और ना ही आपको ये अनुमति है एक शिक्षक के रूप में कि आप उनके साथ मस्ती मजाक करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप अपनी विषय वस्तु को लेंगे, इस प्रकार लेंगे कि बच्चों का जो है शिक्षण भी हो जाए, बच्चों को कुछ ज्ञान भी मिल जाए और वो बच्चे को रुचिकर भी लगे और आपका भी काम हो जाए। सपोज कीजिए आप कोई उन्हें वर्ड गेम खिला सकते हैं, कोई अंताक्षरी वगैरह उन्हें खिला सकते हैं। जैसे आप बोल दीजिए कि भाई नगर के नाम बताइए। ठीक है, एक बच्चे ने बोल दिया कि जैसे शहरों के नाम अगर बात करें, दिल्ली बोल दिया तो ले से बताइए। फिर जो दूसरा ग्रुप है पहले आप उनको ग्रुप में बांट दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे जो हैं बच्चे एक दूसरे को बताएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आप उनकी राजधानी के नाम भी उससे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों का गेम भी हो जाएगा और बच्चों को आप जो सिखाना चाहते थे आप आसानी से वो सिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विषय वस्तु का जो चयन हम करेंगे बच्चे की योग्यता और उसकी अक्षमता के अनुरूप ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी थोपेंगे नहीं कि आप गए क्लास में और बस आपको पढ़ाना था, आप पढ़ा के चले गए ना, आपने ये ध्यान दिया कि बच्चों ने वहाँ सीखा है या नहीं सीखा है, बच्चों की उसमें रुचि थी या नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें सदैव जो है प्रेरित करेंगे। आप उन्हें नैतिकता की कहानियां सुना सकते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, आप उनके बारे में उनको बता सकते हैं। उन्हें मतलब मोटिवेट आप करेंगे। ठीक है, प्रेरणा देंगे, उनको प्रेरित करेंगे। ठीक है,
वो आप विषय वस्तु के तहत कर सकते हैं। विषय वस्तु आपका माध्यम हो सकती है, आपका कुछ भी जो है आपका माध्यम हो सकती है। एज ए शिक्षक आप क्या करेंगे कि आप बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। उसमें नैतिकता की आप कहानियां शामिल कर सकते हैं। जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, आप उनके बारे में, जो महान व्यक्तित्व हैं उनके विषय में उन्हें बता सकते हैं और उन्हें इस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, नैतिकता का उन्हें पाठ पढ़ा सकते हैं। समावेशित करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रुचि का सिद्धांत। आप बच्चे की रुचि के आधार पर ही जो है अपनी विषय वस्तु का चयन करेंगे। और बच्चे अगर उसमें रुचि ले रहे हैं, अगर बच्चे नहीं रुचि ले रहे हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस विषय वस्तु को रुचिकर बनाएं। आप उसमें TLM का यूज कर सकते हैं, आप उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हमारे होते हैं, जो हम खुद तैयार कर सकते हैं आसानी से, वो सब चीजें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, पिक्चर्स हम उसमें यूज कर सकते हैं, तो जो कि बच्चे को जो है अट्रैक्टिव लगेंगी, रुचिकर लगेंगी, बच्चे का उसमें पढ़ने में भी मन लगेगा। ठीक है, TLM का यूज हम कर सकते हैं। और क्या हो गया, हमारे जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, और बच्चे को सबसे ज्यादा जो है कहानियां पसंद होती हैं। आप कहानी के माध्यम से भी अपनी विषय वस्तु को बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहानी के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले सिद्धांत की, जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जो आपका रवैया रहेगा, आपका जो व्यवहार रहेगा, वो लोकतांत्रिक रहेगा। ये ऐसा नहीं कि आप कोई वहाँ पे पक्ष लेंगे किसी एक बच्चे को आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे और किसी एक बच्चे को आप ज़्यादा बुरा बताएंगे, या आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने अपनी क्लास को समूहों में बांट दिया और आपने ऐसा किया कि जो अच्छा सीखते हैं बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो तो सारे एक ग्रुप में कर दिए, और दूसरे जो हैं ग्रुप में जो स्लो लर्नर है या थोड़े से मतलब जो उनका IQ लेवल है वो कम है, आपने वो एक तरफ रख दिए। नहीं, आप पक्षपात नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं करेंगे। और डेमोक्रेटिक जो आपका सिस्टम है वो फॉलो करेंगे, डेमोक्रेटिक। ठीक है, यानी कि आपके लिए प्रत्येक बच्चा जो है बराबर है। कैसा है? प्रत्येक बच्चा बराबर है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो गरीब घर से हो, चाहे वो अमीर घर से हो, क्या है वो आपके लिए यूनिफॉर्म है। मतलब हम स्कूल्स में जो है यूनिफॉर्म किस लिए लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि आप स्कूल में सब बच्चा जो है हमारे लिए इक्वल है, बराबर है। आप चाहे करोड़पति खानदान से आते हो और चाहे आप एक गरीब मजदूर के बेटे हो, तो भी आप जो है एक जैसे वहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि आपकी जो ड्रेस है वो एक जैसी है, यानी कि वो यूनिफॉर्म है आपकी। ठीक है, इसीलिए यूनिफॉर्म को जो है प्रचलन शुरू हुआ है कि आप स्कूल में आके आप सब चीज़ें बाहर छोड़ के आइए। आपकी मतलब जो आपका आर्थिक स्तर है, जो आपका सामाजिक स्तर है, वो स्कूल से बाहर रखिए। आप स्कूल में सब जो है बराबर है, ना यहाँ पे कोई जाति धर्म माना जाता है, कुछ भी नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता। प्रत्येक बच्चा जो है बराबर है शिक्षक के लिए। पक्षपात नहीं करेंगे आप, जो चाहे वो किसी जाति का है, किसी वो धर्म का है, किसी भी धर्म का अनुयायी है, आप किसी दूसरे धर्म को मानने वाले, एज ए शिक्षक आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप एक प्रजातांत्रिक जो माहौल है कक्षा का वो बनाएंगे और उसी अनुरूप अपना शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को बराबर मानते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास का। यहाँ पे क्या होगा, बच्चे के व्यक्तित्व के मतलब सभी पक्षों के विकास पर बल देते हैं। सभी पक्षों के विकास का उत्तरदायित्व जो है वो शिक्षक का होता है। ठीक है, आप बच्चे के शारीरिक विकास को लेकर आप अपना जो करिकुलम है वो इस तरह से सेट करिए कि उसमें बच्चे का शारीरिक विकास भी इंक्लूड हो, जैसे PT होता है, खेल होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। आप बच्चे के मानसिक विकास को भी ध्यान रखेंगे, आप बच्चे के संवेगात्मक विकास को भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप उसके प्रत्येक पहलू पर, उसके विकास के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। इसलिए आपको सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, ना कि किसी एक पक्ष का। ठीक है,
तो ये हमारे सिद्धांत हो गए बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। पहला सिद्धांत हो गया चयन का, आप विषय वस्तु का चयन बच्चे की रुचि के अनुसार करेंगे। दूसरा हो गया प्रेरणा, आपका एक जो एज ए शिक्षक आपका कर्तव्य है कि आप बच्चे को प्रेरित करें। तीसरा हो गया आपका रुचि का सिद्धांत, आप अपने जो शिक्षण सामग्री है उसे रुचिकर बनाइए ताकि बच्चा उसमें रुचि ले और उसका जो सीखना है वो स्थायी हो सके। ठीक है, अगर बच्चा रुचि लेकर पढ़ेगा तो उसका सीखना जो है वो स्थायी होगा। रुचि लेकर पढ़ने से सीखना स्थायी होता है। ठीक है, ठीक है। और जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसमें आप किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेंगे, आप सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षित करेंगे। आपके लिए सभी बच्चे समान होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। यहाँ पे हम बच्चे के प्रत्येक पक्ष का ध्यान रखेंगे, उसके विकास को किसी भी तरह से अवरुद्ध नहीं होने देंगे ताकि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है हो सके। ठीक है, बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सिद्धांत के बाद अब बात करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका है वो किस प्रकार की है। बड़ा छोटा सा डिस्कशन है, सिर्फ एक लाइन का, कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो कहती है कि शिक्षक यहाँ पे सर्वे सर्वा नहीं है। वो क्या है, वो आपके सहयोगी हैं। आपको वो उस वातावरण में सहयोग करेंगे। अगर आपको किसी चीज में समस्या आ रही है तो वहाँ पे आपका सहयोग करते हैं, आपको उस समस्या समाधान के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं। उस प्रकार का आपका वातावरण वो क्रिएट करते हैं कि आप वहाँ आसानी से सीख जाएं। ठीक है, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपके जो शिक्षक हैं वो आपके मार्गदर्शक के रूप में है। आपको जिस पथ पर चलना है, जिस जो भी आपका वे है, वहाँ पे वो क्या करेंगे, एक लाइट का काम करेंगे, एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। कौन, आपके शिक्षक। और जो शिक्षक की भूमिका है वो प्राथमिक न होकर आपकी गौण है, यानी कि द्वितीय स्थान पर जो है शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा में आते हैं। प्रथम में कौन है, बच्चा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बच्चा ही केंद्र है, शिक्षा जो है बच्चे के लिए है, ना कि शिक्षक के लिए। शिक्षक का काम है आप वो वातावरण तैयार कीजिए। आप एक फैसिलिटेटर के रूप में हैं, आप उन सब की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उस वातावरण को तैयार कर दीजिए। फिर बच्चे को आप उस माहौल में छोड़ दीजिए, बच्चा जो है सीखता चला जाएगा। आप उसका मार्गदर्शन करिए, आपको उसका सहयोग करना है, ना कि उस पर कोई अपनी जो सर्वे सर्वा वाला जो होता है उस तरह का आपको व्यवहार नहीं करना है। अब बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा है उसमें आपको अंतर क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो बच्चा यहाँ पे प्रमुख होता है। किस शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में। बच्चे की रुचि का हम ध्यान रखेंगे, बच्चे की आवश्यकता का हम ध्यान रखेंगे। जो हम वातावरण तैयार करेंगे वो बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिक्षक का प्रमुख होता है। ठीक है, शिक्षक जो है मतलब शिक्षक सब कुछ जो है शिक्षक के हाथ में होता है। शिक्षक आएगा, शिक्षक जो आपको ज्ञान देना चाहेगा वो देगा, और शिक्षक जिस प्रकार से देना चाहेगा वो देगा और चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की जो है बच्चा जो है गौण भूमिका में होता है। ठीक है, किसमें, शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा होती है वहां पे शिक्षक प्रमुख होगा और यहाँ पे बच्चा प्रमुख होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि शिक्षा के प्रति बच्चे यहाँ पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका वातावरण इस प्रकार का होता है कि वो बच्चों को रुचिकर लगता है। बहुत सारे खेल के माध्यम होते हैं, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो टीचर हैं वो यूज करते हैं। एक पोलाइट जो टीचर का नेचर होता है उस प्रकार का वो व्यवहार करता है, प्यार भरा स्नेह भरा जो व्यवहार होता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है ज्यादा आकर्षित होते हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं कम रुचि रखते हैं, क्योंकि शिक्षक बच्चे की किसी भी बात का ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ अपना कार्य करते हैं। ठीक है, जो प्राचीन पद्धति थी वो इसी प्रकार की थी, शिक्षक केंद्रित। जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास वेदों का ज्ञान था, वो बच्चे को वेद पढ़ाते थे। बच्चा पढ़ना चाहे तो भी वही पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ना नहीं चाहे तो भी उन्हें उन वेद का ही ज्ञान देना था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा में आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता है।
थोपेंगे नहीं अनुशासन को, ना ही कोई कड़े दंडों का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बच्चे को इस तरह से प्रेरित किया जाता है कि वो स्वतः ही अनुशासित हो जाए, है। आत्मविश्वास की भावना पर जो है बल देंगे, किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप मेहनत करिए, सेल्फ। अब बात करते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में अंतर क्या है, ठीक है। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बाल केंद्रित शिक्षा है वहां पे बच्चा प्रमुख स्थान में होता है, यानी कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बच्चे को ध्यान में रखकर की जाती है। अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे शिक्षक प्रमुख होता है, यानी कि शिक्षक सर्वे सर्वा होता है। वो अपने अकॉर्डिंग ना वो बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखता है, वो उन सब चीजों को मतलब वहां पे जो है शिक्षक के अकॉर्डिंग ही जो शिक्षा की व्यवस्था होती है वो की जाती है। यहाँ पे बच्चा क्या है? गौण भूमिका में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शिक्षा के प्रति बच्चा यहाँ पे ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है क्योंकि वो बच्चे को रुचिकर लगती है। वहां पे उसके खेल के माध्यम से उसको शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे TLM यूज किए जाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चा शिक्षा के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होती है वहां पे बच्चे कम रुचि लेते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था शिक्षक को ध्यान में रखते हुए शिक्षक के अनुसार ही व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी प्राचीन पद्धति थी वो कैसी थी? वो शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी। अगर वेदों का ज्ञान मतलब जो हमारे ऋषि मुनि थे वो वेदों का ज्ञान देते थे, तो वहां पे बच्चे की रुचि, बच्चे की अक्षमता, योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता था। बच्चे को आश्रम में ले जाया जाता था और वो शिक्षा व्यवस्था उसकी पूरी उसको करनी होती थी, चाहे उसका वहां रुझान है या नहीं है, वो ऋषियों के साथ रहता था और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करता था, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बच्चा यहाँ पे क्या होता है? स्वयं अनुशासन उसके अंदर क्रिएट होता है, डेवलप करने की उसके यहाँ पे ऐसी व्यवस्था होती है बाल केंद्रित शिक्षा में कि बच्चा खुद से आत्मविश्वासी हो, खुद से प्रेरित हो। ऐसा ना हो कि किसी दबाव में आके ही वो हर काम कर रहा है, ठीक है। आत्मविश्वास की भावना पर भी बच्चे के बल दिया जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या है? वहां पे आपको मेहनत प्लस स्वाध्याय पे ही जोर दिया जाता है कि आप मेहनत करिए, स्वाध्याय करिए, तब आप जाके सफल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में, जो कि हम अभी डिस्कस करते हुए आ ही रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की रुचि, उसकी अक्षमताओं, उसकी आवश्यकताओं, जो भी उसके साथ जो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जिस प्रकार की वो शिक्षा चाहता है उसी प्रकार की बच्चे को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे बात करते हैं शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा होती है हमारी, वहां पे शैक्षिक कार्यक्रम पर बल दिया जाता है। जो शिक्षा का पूरे वर्ष का, या आप साप्ताहिक मान लीजिए, मासिक मान लीजिए, या जो है छमाही मान लीजिए, जो शैक्षिक कार्यक्रम है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि आपको वो पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शैक्षिक कार्यक्रम पर बल दिया जाता है। यहाँ पे होता है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, क्योंकि थोड़ा सा फ्री माहौल होता है, दबाव मुक्त होता है, भय मुक्त होता है, तो यहाँ पे असफलता का जो डर होता है वो कम होता है। किसकी अपेक्षा? जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है वहां पे बच्चे में असफलता का डर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शिक्षक की भूमिका हो गई बाल केंद्रित शिक्षा में। और जो है शिक्षक क्या होता है? एक सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। हमने बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षा में अंतर को देख लिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। प्रगतिशील शिक्षा जो थी उसके समर्थक थे जॉन डीवी। इन्होंने जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, एक स्कूल भी इन्होंने जो ब्रिटेन विश्वविद्यालय में इन्होंने एक स्कूल का भी आरंभ किया था। इनका कहना था कि जो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि बालक के अंदर जो शक्तियां निहित हैं वो उसका विकास कर सके, ठीक है। एकमात्र उद्देश्य क्या बताया? बालक की शक्तियों का विकास करना। और वो विकास इन्होंने बताया कि वो किस प्रकार संभव होगा,
वो विकास तब संभव होगा जब हम बालक के अनुरूप, बालक की क्षमताओं के अनुरूप, बालक की आवश्यकताओं के, बालक की रुचि के अनुरूप हम उसको वो शिक्षा व्यवस्था करेंगे। जब बच्चे की शिक्षा जो है बच्चे के अनुरूप होगी, यानी कि वो उसे ग्रहण करने लायक, वो उसके सक्षम होगा कि वो उस चीज को ग्रहण कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, अगर इस प्रकार हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो क्या होगा, बालक की जो शक्तियां हैं उसमें निहित हैं उनका विकास हम संभव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये दो शब्द हैं इनके, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन। जो जॉन डेवी थे वे समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि आप सीखने की जो व्यवस्था है इस प्रकार की कीजिए कि बच्चा किसी एक पक्ष के बारे में ना देखे, वो उसके गुण दोष सभी पक्षों के बारे में उस पर विचार कर सके, उसकी जो है आलोचनात्मक क्षमता विकसित हो सके, वो उसके गुण और दोष दोनों के बारे में ही समझ सके और उसके आधार पर जो है उसकी तर्क संगत जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा स्ट्रोंग होगी। इसलिए वो कहते हैं कि आप ऐसा वातावरण क्रिएट कीजिए कि उसमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके। दूसरा बात करते हैं समस्या समाधान। आप शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की जो है एक्टिविटीज रखिए, वो बच्चे के लिए एक समस्या हो और उसका समाधान बच्चा स्वयं से ढूंढने का प्रयास करे, यानी कि जो एक्टिविटीज है वो समस्या समाधानात्मक होनी चाहिए ताकि बच्चे की जो है मानसिक जो क्रियाएं हैं वो ज्यादा सक्रिय हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा का महत्व, कि प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है। प्रगतिशील शिक्षा की अगर पहले महत्व की बात करें तो ये प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देती है, क्योंकि इन्होंने अभी कहा है कि जो शिक्षा है वो बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। यही तो प्रजातांत्रिक है। ठीक है, प्रजातंत्र का तो मतलब ही यही है ना, प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा का तंत्र। ठीक है, उसके कानून जो उसके नियम है वो किसके लिए हैं, प्रजा के लिए होते हैं। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर जो है प्रगतिशील शिक्षा महत्व देती का जो है बल देती है। दूसरा ये कहते हैं कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। कौन कहते हैं ये, प्रगतिशील जो शिक्षाविद हैं उनका ये मानना है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बालक के अनुरूप होनी चाहिए, बालक को आप शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप मत बनाइए। ठीक है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दो शब्दों का जॉन डेवी बहुत समर्थन करते हैं। पहला ये कहते हैं कि आप इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था तैयार कीजिए जिसमें बच्चा रुचि ले सके। ठीक है, और दूसरा ये बात करते हैं कि बच्चे को प्रयास के पूर्ण अवसर देने चाहिए। वो बार बार अगर गलती कर रहा है तो उसे दोबारा अभ्यास कराइए, दोबारा उसे प्रयास करने का मौका दीजिए ताकि वो ज्यादा अच्छे से सीख पाए। ठीक है, रुचि व प्रयास को ये बहुत समर्थन देते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो शिक्षक है वो समाज का सेवक है। वैसे भी हमने प्रगतिशील जो बाल केंद्रित शिक्षा में है उसमें बात की कि शिक्षक का जो योगदान है वो गौण है, द्वितीय स्थान पर उसे रखा गया है और वो फैसिलिटेटर के यानी कि मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है, सहयोगी के रूप में वो कार्य कर सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो शिक्षक है वो समाज का सेवक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे की योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा इस प्रकार से तैयार की जाती है, व्यवस्था जो है इस प्रकार से की जाती है कि उसमें हम बच्चे की सभी आवश्यकताओं को, रुचियों को, उसकी योग्यताओं को, क्षमताओं को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, सभी का ध्यान रखते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित करते हैं, उसे एक सुव्यवस्थित ढंग से उसका जो है पालन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA। ये 2001 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि मतलब जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो सार्वभौमिक हो सके, यानी कि हर एक बच्चे को वो शिक्षा मिल सके। इनका जो नारा था वो था सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, और 2010 तक जो इनका लक्ष्य था, जब इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया कि हम 2010 तक 8 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवा देंगे, इनका ये लक्ष्य था।
ठीक है। लेकिन ये अफसोस ये पूरा नहीं हो पाया, सिर्फ इनको 80-85% लगभग इनको सफलता प्राप्त हुई और इसी वजह से ये अभी भी जो है आगे भी कार्यरत चल रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं अभी तक वहां पे प्राइमरी स्कूल्स भी नहीं बन पाए हैं, लेकिन इसी दिशा में इनका जो कार्यक्रम है वो लगातार कंटिन्यू है अभी। ठीक है, जो इसका उद्देश्य था वो सार्वभौमिकरण के लिए था। ठीक है, SSA सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? 2001 में हुआ। नारा था इसका सब पढ़े सब बढ़े और उद्देश्य क्या था कि जो है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके, यानी कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिड डे मील। स्टार्टिंग बहुत पहले हो चुकी थी, लगभग 1985 के अराउंड में जो है पोषण आहार योजना के नाम से ये शुरू हुआ था। लेकिन इसमें क्या व्यवस्था थी कि बच्चे को स्कूल में दोपहर के भोजन की व्यवस्था इन्होंने की थी। जो गरीब परिवार के बच्चे थे उन्हें जो मतलब पेट भर के खाना भी नहीं मिल पाता था, उन बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए इन्होंने ये योजना जो है शुरू की, मिड डे मील MDM। सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया और जो गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल तक लाने के उद्देश्य से ये इन्होंने शुरू किया था, क्योंकि वे बच्चे जो है उन्हें बाल श्रमिक बनाने के लिए लगे रहते थे। बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय वो मजदूरी पर ले जाते थे, अपने काम पर साथ में ले जाते थे, क्योंकि उन्हें क्या करना था, अपना पेट भरना था और पेट भरने के लिए कमाई बहुत ज़रूरी होती है। इसी वजह से बाल श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही थी और जो स्कूल्स में बच्चों की संख्याएं दिन प्रतिदिन घटती हुई थी। तो इसी वजह से इन्होंने दोपहर के भोजन की व्यवस्था स्कूल में की, जिससे बच्चों की जो है स्कूल में उपस्थिति दर्ज हो सके। अगर 80% की आपकी उपस्थिति है तो आपको 3 किलो गेहूं या चावल जो है प्रति माह दिया जाएगा। इस तरह की इन्होंने एक योजना लागू की। फिर 1 सितंबर 2004 से जो है पका पकाया भोजन जो है स्कूल में ही देने की व्यवस्था शुरू की गई। क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह होता है, वो योजना ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, इसलिए फिर क्या हुआ कि 1 सितंबर 2004 से पका हुआ भोजन देने की स्कूल में ही व्यवस्था कर दी गई। इसका जो उद्देश्य था आपका मिड डे मील का, वो था बच्चों को पौष्टिक भोजन देना। जब बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा तो उनका जो है शारीरिक विकास अच्छे से हो पाएगा, मानसिक विकास भी उनका अच्छे से होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा ग्रहण करने की उनकी अक्षमता जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि वो आधे बच्चे तो ऐसे थे, आधे से भी ज़्यादा उनमें ऐसे ही थे कि उन्हें मतलब 2-2, 4-4 दिन तक खाना भी नहीं मिल पाता था, तो उनमें शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता तो वैसे ही नहीं होगी। नेक्स्ट था उनका छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाना। भाई गरीब परिवार थे तो अपना बच्चों को भोजन के लिए ही चलो भाई स्कूल भेजने लगे, तो ये उद्देश्य था इनका। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर आप बच्चे को 450 कैलोरी ऊर्जा वाला भोजन देंगे और लगभग उसका 12 ग्राम जो है प्रोटीन उसका दैनिक ये आपका होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर था 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम आपकी प्रोटीन। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना था? 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 1 नंबर का आपको हर टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन RTE 2009। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, RTE एक्ट है, जो वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप मुफ्त शिक्षा दीजिए और अनिवार्य रूप से शिक्षा दीजिए, यानी कि एक भी बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण किए बिना छूटे ना। ठीक है, RTE 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर टीचिंग एग्जाम में आता है, अभी रीट में भी आया था। और आपका असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसी थी 69 वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ये 86वां जो संविधान का संशोधन था उसके तहत लागू किया गया। आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा की बात करता है, उसमें 86वां जो संशोधन हुआ उसके अंतर्गत इसको लागू किया गया। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा।
2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, एनसीएफ, ये एनसीईआरटी के द्वारा लागू किया गया, 5 भागों में इसको बांटा गया। और 2005 से पहले कब कब लागू हुआ? 1975 में सबसे पहली जो रूपरेखा आई थी वो तैयार की गई थी, उसके बाद 1988 में आई और फिर 2002 में आई, ठीक है। ये किस पर आधारित थी? शिक्षा बिना बोझ के। जो 2000 वाली जो रूपरेखा थी उसका जो मान लीजिए आप मोटो कह सकते हैं, उद्देश्य जो था वो शिक्षा बिना बोझ के, उसका उद्देश्य क्या था कि शिक्षा जो है बिना बोझ के होनी चाहिए, ठीक है। आप इतना जो भारी बस्ता होता है उसे बच्चों को आजादी दीजिए, शिक्षा जो है उन्होंने बोझ से दूर रखा कि आप बोझ मत बनाइए बच्चों पर बिल्कुल भी। नेक्स्ट ये बात करते हैं जो इनका उद्देश्य था कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसे रटंत प्रणाली से मुक्त कर दीजिए, यानी कि आप कुछ भी रटवाइए मत। क्या करिए? आप स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ दीजिए, बच्चा जो है खुद से सीख जाएगा, उसे रटने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नॉर्मली भी अगर देखते हैं, हम किसी चीज को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम वो ज्ञान जो है इजीली और स्थायी रूप से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, सीख पाते हैं, ठीक है। तो ये एनसीएफ 2005 जो है वो कहता है कि आप रटंत प्रणाली से बच्चे को मुक्त करिए, आप कुछ भी उसको रटवाइए मत, उसे रट्टू तोता मत बनाइए। क्या करिए? आपका जो स्कूली ज्ञान है उसे आप बाहरी जीवन से जोड़ दीजिए। और वो कैसे आप कर सकते हैं? जब आप करके सीखना पर बल देंगे, आप बच्चे को कौशलों का विकास जब बच्चे का करेंगे, आपकी जो क्रियात्मक गतिविधियां होंगी जब आप उन्हें अधिक मात्रा में करेंगे तो बच्चे का जो स्कूली ज्ञान है वो बाहरी जीवन से उसके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि नैतिकता के विकास पर बच्चे के बल देना चाहिए। और शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा भी गया कई क्वेश्चन कई पेपर में। शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात की अगर बात करें तो 1 शिक्षक और 30 बच्चों का जो है इन्होंने अनुपात रखा है। फिर ये कहते हैं कि जो प्राइमरी स्तर पर आपकी भाषा है वो माध्यम जो है आपका मातृभाषा में आप बच्चे को शिक्षा दीजिए, वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा और सरलता के साथ उसका जो ज्ञान है वो स्थायी होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, एक क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना लगे रहिए, अपनी तैयारी कीजिए और तब तक के लिए नमस्कार। ये नई वीडियो में